Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our today topic, which is named Construction of Factory Building 1, Part 1. तो इससे पहले लास्ट वीक में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 2 पढ़ा था। उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक डोर विंडोज फ्लोर डोर विंडोज वॉल्स सीलिंग रूफ, तो इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा वेंटिलेशन और लाइटिंग वगैरह पढ़ा था। तो ये उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है। तो इसमें देख लेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि उसमें यानी कि इसमें हमने नहीं पढ़ी, तो इसमें हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 1। द बिल्डिंग फॉर फूड प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग मस्ट बी ऑफ सफिशिएंट साइज टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। तो जो बिल्डिंग का जो साइज है जो कि हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, तो वो इतना होना चाहिए कि वहाँ हम इजीली फूड प्रिपेयर भी कर सकें और जो उसके प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं वो सारे परफॉर्म कर सकें विदाउट एनी कंजेशन और अनइंटरप्टेड स्मूथ फ्लो ऑफ द मटेरियल फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इट हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट के लिए भी, यानी जो इस पे जो फैक्ट्री ऑफ बिल्डिंग उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो हमने करनी है, रूम्स वगैरह या प्रोसेसिंग एरिया जो बनाने हैं, तो वहाँ प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट्स हो सके। कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो यानी परमानेंटली इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कि हैवी होते हैं, लाइक इक्विपमेंट्स के नीचे जो होती है वो कंक्रीट की बेस बनाई जाती है ताकि वो हैवी मशीन वगैरह होती हैं तो वो जो हमारे हैं फ्लोर वगैरह उन्हें डैमेज ना करें। तो एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट। देयर मस्ट आल्सो बी सफिशिएंट रूम फॉर प्लांट ऑपरेशन विद अनऑब्स्ट्रक्टेड ट्रकवेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस फूड। तो जो प्लांट ऑपरेशंस के लिए जो हमें प्रोसेसिंग एरिया वगैरह या रूम्स वगैरह चाहिए या हॉल्स वगैरह चाहिए, तो वो इतने यानी कि वसी होने चाहिए कि जो हमारी मूवमेंट्स हैं लाइक डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, तो मसलन अनलोडिंग और लोडिंग के लिए जो ट्रांसपोर्ट रिक्वायर होती है वो ट्रक्स आते हैं, क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री है उसमें टन्स के हिसाब से जो फूड है वो प्रोड्यूस होती है एनुअली। एक जो ये नेस्ले हलीब का जो एक प्लांट है मसलन जो लाहौर में सिचुएटेड है, तो उसकी वो प्रोडक्शन है वो डेली है 3 लाख लीटर दूध यानी वो डेली बनाते हैं। तो इस तरह यानी लाखों लीटर्स के हिसाब से या इस तरह यानी डिफरेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है और डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की। तो हर इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि वो उसका यानी कि वो सी ओ रीज कितनी है, कितनी यानी कि वो रॉ मटेरियल है या जितनी वो उसके कंज्यूमर यानी कि डिमांड है। तो इस तरह डिफरेंट ऑपरेशंस पे वो डिपेंड करेगा। प्रॉपर प्रोडक्शन फ्लो ऑफ द मटेरियल, there must also be the layout in the plant must be such that there is a proper production flow of materials without undue congestion or backtracking from the time raw materials are received until the packed articles are shipped from the plant। तो प्रोडक्शन फ्लो जो है वो स्मूथ होना चाहिए। वो इसलिए ऐसे स्मूथ होना चाहिए कि अगर अनइंटरप्टेड होगा तो फिर प्रोडक्शन लॉसेस कम होंगे, जो हमारी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी और जो मटेरियल्स की हैंडलिंग है वो कम से कम होगी, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि मटेरियल हैंडलिंग कम से कम होना चाहिए, यानी कि जो हमारी फ्लो रेट चल रहा है वो स्मूथली कंटिन्यू रहे। ये भी एक गुड फूड प्लान लेआउट की निशानी है। तो जो मटेरियल वगैरह रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं उसकी प्रॉपर यानी प्रोसेसिंग वगैरह हो, वो स्मूथली रन करें और इवन के प्रोडक्ट्स बन जाएं और पैक्स हो जाएं, फिर उन्हें प्रॉपरली वेयर हाउस में स्टोरेज वगैरह कर लिया जाए। तो यानी प्रॉपर प्रोडक्शन फ्लो द मटेरियल विदाउट अनड्यू कंजेशन और बैक ट्रैकिंग। नेक्स्ट है construction of the building meant for food preparation and processing must be undertaken by experts who understand the nature of operations to be performed in such premises।
तो जो कंस्ट्रक्शन है वो शुड बी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द एक्सपर्ट्स, यानी कि जो इंजीनियर्स वगैरह हैं या फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी इंस्ट्रक्शन, उनकी गाइडलाइंस होती है कि ये किस तरह की इंडस्ट्री है, कैसे स्टेप्स होने हैं, कैसी फूड प्रोसेसिंग होनी है, डिफरेंट यानी कि इंडस्ट्री के डिफरेंट स्टेप्स वगैरह होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो फिर ये हर एक इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। मसलन फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में कंडेंसेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है जो वाटर वेपर्स वगैरह की वजह से। इसके अलावा स्मोक गैसेज, स्मोक की वगैरह और डिफरेंट गैसेज वो भी विद इन द प्रोडक्शन एरिया प्रोड्यूस होती हैं। तो फिर उसके लिए हमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ एग्जॉस्ट चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक एग्जॉस्ट हैं वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी भी फूड इंडस्ट्री की। तो इस तरह यानी वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की यानी कि वो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है और किस तरह की हमारी फूड प्रोसेसिंग लाइन है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए। नेक्स्ट है some industries require constant use of water, detergent, chemicals, heat and steam. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें यानी कि कांस्टेंट यूज ऑफ वाटर यानी कि पोर्टेबल वाटर है वो हमें ज़्यादा मकदार में चाहिए। मसलन ये है पोल्ट्री इंडस्ट्री, वहाँ भी यानी पानी की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होती है क्योंकि फर्श वगैरह धोना, जानवरों वगैरह को धोना, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, यानी इसी तरह फिर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स वगैरह चाहिए होते हैं। डिटर्जेंट्स और केमिकल, डिटर्जेंट्स यानी कि ये फर्श वगैरह, दीवारों वगैरह की या सर्फेस की सफाई वगैरह के लिए डिफरेंट टाइप्स के डिटर्जेंट हमने पढ़े थे, एसिड हैं, बेसिक हैं या सरफेक्टेंट्स हैं। तो इसके अलावा जो केमिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिक्वायर होते हैं फॉर द प्रोसेसिंग, क्योंकि जो केमिकल्स वगैरह होते हैं ये एक किस्म के फूड एडिटिव्स होते हैं। जो फूड एडिटिव्स होते हैं वो वी ऐड इट इंटेंशनली फॉर ए टेक्निकल पर्पस। तो इसका पर्पस ये भी हो सकता है न्यूट्रिशियस प्रोवाइड करने के लिए भी हो सकता है, प्रिजर्वेटिव के लिए भी हो सकता है, एंटी माइक्रोबियल भी हो सकते हैं, एंटी फर्मिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट से केमिकल्स भी हैं जो हमें चाहिए। इसके अलावा हीट एंड स्टीम है, हीट यानी रिक्वायर हो सकती है फॉर फूड प्रोसेसिंग, और जो स्टीम प्रोडक्शन है ये भी रिक्वायरमेंट है फॉर। Consequently, there is a regular production of fumes and water vapors inside the premises. तो फिर इस तरह के जब ये रिक्वायरमेंट्स हमें होंगी तो डेफिनेटली जो रिएक्शंस होंगे तो फिर ये फ्यूम्स वगैरह बनेंगे और गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होंगे। तो इसके इसे एग्जॉस्ट करने के लिए प्रॉपर एग्जॉस्ट बॉक्सेस वगैरह लगे होने चाहिए। Thus, food technologists, uh, such food industry requires special care in the selection of materials for construction. तो जो इस तरह की इंडस्ट्री होती हैं उन्हें स्पेशल हमें केयर यानी सिलेक्शन के लिए स्पेशल केयर करनी पड़ती है ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे वो फुलफिल कर सकें या जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसे मीट कर सकें। Thus the food technologist must advise the civil builder engineer on the specific needs of the food processing plant. तो जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होगा वो पर्सन होगा जो कि वेल अंडरस्टैंड करेगा कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमें प्रोसेसिंग में ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हैं, इस तरह की हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो फिर फूड टेक्नोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि हमें यहाँ ये चीज़ें चाहिए, यहाँ ये शेल्फ चाहिए, यहाँ ये हमने इक्विपमेंट प्लेस करना। तो यानी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफिल करनी चाहिए। द material must be able to withstand the corrosive nature of water, steam, chemicals and detergent implies in the industry. तो जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे फॉर द फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन और फ्लोर वॉल्स, तो वो ऐसा होना चाहिए जो विथस्टैंड करे corrosive nature of water, क्योंकि वाटर भी आपको लोगों को पता कि it cause problem, it may cause it detach the walls surfaces as well as the flow surfaces। तो इसके अलावा जो गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होनी है या केमिकल डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो अगर हम मसलन एक जगह की बार बार सफाई सुथराई करेंगे केमिकल्स, तो क्योंकि डेफिनेटली रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं सफाई वगैरह के लिए। इवन के एक प्रोडक्शन साइकिल के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम क्लीनिंग का जो सैनिटाइजिंग का प्रोसेस है उसे रिपीट करें ताकि जो फूड है वो हाइजेनिकली हो सके, एसेप्टिकली प्रोड्यूस हो सके। तो फिर ये इस तरह के यानी केमिकल डिटर्जेंट्स वगैरह जो हैं वो हमें रिक्वायर होते हैं फॉर एफिशिएंट प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट है एडिशनली इट शुड नाइदर इम्पोर्ट अडर्स और नॉट कॉज हेल्थ हैजर्ड टू द वर्कर। तो
तो जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि वो हेल्थ हैज़र्ड ना काज करे कि, किसी फूड वर्कर को, या जो फूड वहाँ तैयार हो रही है वहाँ यानी कंटेमिनेशन काज ना करे। तो अगर वो कंटेमिनेशन काज करेगा तो डेफिनेटली the foodborne illness will be there when we ingest the food. And next, it should not also aid in the development and growth of microorganism in the premises. तो जो मटेरियल हमने यूज करना है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे यानी कि वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटैच वगैरह जब होगा तो पोर्स क्रिविसेस वगैरह या दरारें वगैरह जब आ जाती हैं तो वहाँ वो डस्ट डर्ट वगैरह अकोमुलेट होती है और बैक्टीरिया वगैरह वहाँ ग्रोथ करते हैं। अगर वो ग्रोथ करेंगे तो दे विल डेफिनेटली कंटेमिनेट द फूड। तो जो इस तरह की मटेरियल यूज करने हैं जो कि विथस्टैंड कर सकें these types of the conditions. In this regard, care must be taken in design and construction of every individual items of the building, like floor, drains, walls, doors, windows, and ceiling. तो ये जो सब बातें कही हैं तो इस लिहाज से अगर फिर देखा जाए तो हमें स्पेशल केयर रिक्वायर है फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल आइटम। तो इंडिविजुअल आइटम में हमने फ्लोर और ड्रेन्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो वॉल्स, डोर्स, विंडोज, सीलिंग्स, ये हमने पढ़ लिए थे लास्ट टॉपिक में। जो वॉल्स हैं वो हमने पढ़ी थी कि डिफरेंट टाइप्स के वॉल मटेरियल्स हैं जो कि रिक्वायर होते हैं, जो सीमेंट बेस होते हैं सीमलेस, तो वो हमें ज़्यादा यानी कि रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जो मेटल वगैरह के ये होते हैं या वुड वगैरह के होते हैं वो हम रिकमेंड नहीं करते। जो वुड वाले हैं वो प्रेफर करते हैं कि ऑफिस वगैरह में यूज़ हों। इसके अलावा जो डोर्स होते हैं वो डोर्स यानी सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए, यानी बार बार हमें बंद नहीं करना चाहिए। या इसके अलावा अगर बार बार ओपन हो रहे हैं डोर्स वगैरह तो वहाँ एक वायर नेट वगैरह लगा दें ताकि जो इंसेक्ट्स वगैरह या कंटेमिनेशन के चांसेस है वो कम से कम हो और डस्ट डर्ट वगैरह भी ना आए। तो इसके अलावा एयर कटर भी यूज़ होते हैं जैसे कि डिफरेंट मॉल्स वगैरह में या डिफरेंट शॉप्स वगैरह में लगे होते हैं ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है वो अंदर ही रहे और जो बाहर का टेम्परेचर वो बाहर रहे, डस्ट वगैरह यानी चांसेस कम से कम होते हैं। तो इसके अलावा विंडोज ऐसी यूज़ करनी है जो स्लोप हो, जिसके नीचे सिल स्लोप हो ताकि जो डर्ट वगैरह अकोमुलेट ना हो और वहाँ कंटेमिनेशन के चांसेस कम से कम। इसके अलावा जो सीलिंग है आजकल सीलिंग का जो है वो ये ट्रेंड है कि जो फेक सीलिंग है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल सीलिंग वो होती तो खूबसूरत है पर ये उससे कई नुकसान होते हैं। इसके अलावा ड्यू अटेंशन मस्ट आल्सो बी पेड टुवर्ड्स प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग। तो वेंटिलेशन का प्रोसेस के लिए जो मोस्टली रिकमेंडेड होते हैं कि एग्जॉस्ट बॉक्सेस वगैरह लगे होने चाहिए प्रॉपर्ली, देयर शुड बी नेचुरल फ्लो ऑफ द एयर एज वेल एज द आर्टिफिशियल। Beside this, proper lighting should also be there in the food processing premises areas. It depends upon the where we want a light, because in different places we require different intensity of the light. In the inspection area of the raw material, we need more light as compared to the packaging or the warehouse areas. तो ये डिफरेंट। इसके अलावा एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ ऑक्सिलरी फैसिलिटीज सच एज क्लॉक रूम्स, वॉशरूम्स एंड स्टोरेज रूम इज रिक्वायर्ड फॉर हाइजेनिक एंड इकोनॉमिकल प्रोसेसिंग ऑफ फूड। तो इसके अलावा जो ऑक्सिलरी फैसिलिटीज हैं यानी कि मावन हैं वर्कर्स के लिए कि वो उनको ये फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाएं। तो इसमें ये क्लॉक रूम वगैरह आ जाते हैं, यानी उसमें जो अपने यूनिफॉर्म बाहर से पहन के आते हैं वो इधर आके चेंज कर लें और इसके अलावा जो लगेज वगैरह है वो वहाँ स्टे कर सके। इसके अलावा वहाँ वॉशरूम फैसिलिटीज वगैरह यानी नहाने धोने का भी इंतजाम होना चाहिए, यानी वो सफाई वगैरह अपनी कर सकें, कोई डस्ट डर्ट वगैरह तो नहीं। इसके अलावा स्टोरेज रूम वगैरह भी, यानी कि जो उसके कपड़े जूते वगैरह, क्योंकि इधर ये ड्रेस वगैरह चेंज करना यूनिफॉर्म और ये शूज़ वगैरह भी। इसके अलावा कीमती उसका सामान भी हो सकता है, वॉलेट वगैरह, घड़ी वगैरह, मोबाइल, इस तरह की यानी चीज़ें जो वे हैं वो प्रोसेसिंग एरिया में अलाउ नहीं है। तो नेक्स्ट है फ्लोर्स। तो फ्लोर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए ये हम देखते हैं इस टॉपिक में। इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड फिनिशिंग ऑफ फ्लोर्स इज एसेंशियल फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर एंड हाइजेनिक प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चर होने चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए फ्लोर्स की, जो फर्श वगैरह वहाँ लगे हुए ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी भी सेफ्टी हो सके और जो वहाँ फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी
हाइजेनिक कंडीशन में यानी प्रोड्यूस हो सके। इन दिस रिगार्ड द वर्डिंग ऑफ जुलाई 1992 EEC डायरेक्टिव यानी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी डायरेक्टिव यानी उनकी हिदायत के मुताबिक क्या है, इन रूम वेयर इज फूड इज प्रिपेयर्ड ट्रीटेड और प्रोसेस। तो ऐसे ऐसे एरियाज या ऐसे रूम या ऐसे हाल जहाँ फूड तैयार कर सकें, उसे प्रिपेयर कर सकें, प्रोसेस कर सकें, एक्सक्लूडेड डाइनिंग एरिया जहाँ खाना वगैरह खाते हैं वहाँ नहीं। द फ्लोर सरफेस मस्ट बी मेड ऑफ impervious नॉन अब्जॉर्बेंट वॉशेबल एंड नॉन टॉक्सिक मटेरियल। तो इसके अलावा जो हम यूज करेंगे फ्लोर की सरफेस तो वो इस तरह की होनी चाहिए, इम्पीरियस का मतलब है यानी कि अनइन्फेक्टेड हो फॉर डिफरेंट रीजन लाइक डिटर्जेंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ सैनिटाइजर और फूड प्रोसेसिंग स्पिल्स। नॉन अब्जॉर्बेंट हो तो यानी कि वो कोई भी यानी उसकी सतह है वो पोरस ना हो, तो उसमें सलाहियत ना हो कि वो लिक्विड या कोई और चीज़ अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा वॉशेबल होना चाहिए, यानी विथस्टैंड कर सके बार बार, यानी उसे डिसमेंटलिंग वगैरह करनी चाहिए या अगर क्लीनिंग इन प्लेस करनी है तो बार बार वॉशिंग जब होगी तो वो उसे विथस्टैंड कर सके। इसके अलावा नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स का बना होना चाहिए जो फर्श है, ये नहीं है कि वो टॉक्सिक मटेरियल्स हों वो कंटेमिनेट द फूड, क्योंकि कुछ रेजिन वगैरह होते हैं जो कि नहीं रिमूव होते हैं और वो फिर जो वॉलेटाइल होते हैं वो खुराक में अल्टीमेटली शामिल हो जाते हैं। देयर मस्ट बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड इजी टू क्लीन। तो इसके अलावा जो इसकी मेंटेनेंस वगैरह है वो स्मूथ होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, और जो यानी मसलन खराबी वगैरह हुई है वो प्रॉपरली उसे दूर करें। मसलन ये रोड्स वगैरह जो आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा, मोटरवे या जीटी रोड जो होते हैं, तो वो जहाँ अगर टूट फूट का शिकार हो जाए तो वहाँ फिर वो उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं ताकि जो रोड्स वगैरह स्मूथ रहे और कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट या एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। तो इसके अलावा एंड ईजी टू क्लीन, तो क्लीन यानी जो भी हम क्लीनिंग फैसिलिटी में ड्राई क्लीनिंग, वेट क्लीनिंग या अदर टाइप ऑफ द क्लीनिंग, तो जो भी परफॉर्म करना चाहिए तो जो सर्विसेज वगैरह हैं या जो वो एरियाज हैं वो इजीली क्लीनेबल। Beside the floor surfaces, force should be sufficiently slip resistance under all services condition to which it is subjected in order to meet the worker safety requirements. तो जो फ्लोर्स वगैरह हैं वो उसके मेन यानी कि ये है कि वो सफिशिएंटली स्लिप रेजिस्टेंस हो, तो यानी जो रेजिस्टेंस वगैरह है वो सफिशिएंट रेजिस्टेंट है, स्लिपनेस की वो कम होनी चाहिए, यानी वो चांसेस कम होंगे वो वर्कर गिर जाए ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। तो इस तरह यानी कि the first essential requirement is that the floor surfaces must be made of impervious and non-absorbent material। तो ये impervious भी होना चाहिए और non-absorbent भी होना चाहिए material। This prerequisite precludes the use of among other structural concretes, although not especially polymer modified cementitious secretes and mortars are pure। अगर यानी कि इस सरफेस वगैरह स्मूथ नहीं है जो मसलन, तो फिर हम ये यूज कर सकते हैं, ये मोटर्स और ये जो स्क्रीड्स वगैरह हैं, स्क्रीड जो होती है ये तय होती है, यानी ये बिछा दी जाती है ताकि जो सतह है वो हमवार हो जाए। और इसके अलावा जो मोटर्स होते हैं ये इट बॉन्ड्स द ब्रिक्स एंड अदर यूनिट्स ऑफ मशीनरी, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द फ्लोर। तो ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी फराहम करते हैं। देयर आर टू की रीजंस फॉर द नॉन टॉक्सिक मटेरियल। तो जो मटेरियल हमने यूज करना है फॉर फ्लोर सर्विसेज तो वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। तो इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन है it is inevitable that due to trafficking over time minute particles of the floor surface will become detached। तो अगर ज़्यादा आमदोरफ्त वगैरह होगी, मसलन लोग वगैरह चल रहे हैं या डिफरेंट इक्विपमेंट्स वगैरह रन आउट हो रहे हैं या ट्रॉलीज वगैरह या छोटी जीप्स वगैरह होती हैं जो फॉर यानी पिक एंड ड्रॉप फॉर रॉ मटेरियल एंड बैग मटेरियल टू वेयर हाउसेस। तो इस तरह यानी कि फिर वो जो मिनूट पार्टिकल्स हैं वो यानी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, यानी मतवातर अगर यूज होता रहे तो फिर लाजमी टूट फूट होगी। तो जो टूट फूट होगी वो फिर डिटैच हो जाएगी। दीज विल बी स्वेप्ट अप बाय क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑपरेशन। तो इस तरह अगर टूट फूट वैसे हुई है, इसके अलावा जो मटेरियल हमने मसलन केमिकल वगैरह यूज करने हैं उसकी सफाई सुथराई के लिए, ये सैनिटाइजर यूज करना है टू गेट द रिड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिर इस तरह यानी अगर वो केमिकल्स वगैरह हम यूज करेंगे तो उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो टूट फूट है या पोर्स वगैरह जो दराड़े वगैरह या तरेड़े वगैरह हैं तो वो ज़्यादा हो जाएंगी।
In many cases, these transported into the groundwater, rivers and streams through drainage system. तो जब ये पानी ड्रेनेज के थ्रू डिफरेंट यानी कि ड्रेनेज होती है वो डिस्पोज आउट वाटर इन डिफरेंट एरियाज, तो वो नदी नाले यानी इस तरह यानी डिफरेंट वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम, तो वो फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सीमेंट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें। Secondly, some resin-based materials through in the hardened state are not always fully cured and still contain small amounts of volatile and toxic solvents that can escape into the surrounding environments with a possible risk to both workers and foodstuff. तो इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के रेजन बेस्ड मटेरियल्स होते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसके चांसेस कम 100% नहीं होते कि वहाँ कोई रेजिड्यू या ट्रेसेस ऑफ द वोलाटाइल टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हों। तो अगर वो होंगे तो फिर वो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वहाँ वो ट्रांसफर हो जाएंगे और इट विल कॉज ट्रबलनेस फॉर द वर्कर्स एज वेल एज द फूड। फ्लोर शुड बी कंस्ट्रक्टेड। Next up, floors should be constructed of durable, non-toxic, impervious, washable material that can withstand the constant use of water and movement of heavy wheel trucks. तो जो फ्लोर्स वगैरह हैं वो पायदार होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, अनइन्फेक्टेड होने चाहिए। इसके अलावा वॉशेबल मटेरियल होगा जिसे हम बार बार वॉश कर सके, तो विथस्टैंड कर सके एक अच्छी एज के लिए, that can withstanding the constant use of water and movement of heavy wheel trucks। तो इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स या लोगों की जो मूवमेंट्स है वो यानी अगर चलते हैं तो फिर रेजिस्टेंस की वजह से हम यानी ट्रबलनेस क्रिएट करते हैं फॉर द फ्लोर। इसके अलावा जो हैवी व्हील ट्रक्स वगैरह हैं उसके टायर्स गोजेस वगैरह जब हम वो बार बार सरफेस पे आते हैं तो वो फिर शॉक क्रिएट करते हैं, तो जिसकी वजह से जो सर्फेसिस हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। The surface should be made non slippery to avoid accident। तो जो सरफेस है फ्लोर की वो ऐसी होनी चाहिए कि जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं उसकी रेशो कम से कम हो सके, स्लिपरीनेस कम हो। द सरफेस फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड सिल्सिस so as to avoid the collection of dirt and multiplication of microorganisms and insect pests। तो जो सर्फेसिस हैं वो ऐसी होनी चाहिए, एक तो वो नॉन स्लिपरी होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट को रोक सके। इसके अलावा क्रैक्स वगैरह, दराड़े, सुराख या टूट फूट का शिकार ना हो, इजी टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट। तो इसके अलावा जो इजीली टू क्लीन टू डिसइंफेक्ट, अगर इजी टू क्लीन डिसइंफेक्ट नहीं होगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म विल बी देयर एंड दे विल कॉज ट्रबलनेस टू द फूड। फ्लोर शुड हैव सफिशिएंट स्लोप टू ड्रेन। तो ये नहीं होना चाहिए कि फर्श वगैरह कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो इस तरह यानी कि प्रॉपर यानी स्लोप उसकी होनी चाहिए ताकि जो ड्रेनिंग के थ्रू जो पानी है, वेस्ट वाटर है, वो रिमूव हो सके फ्रॉम द प्रिमिसेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग एरिया। फ्लोर फेलर इज ए कॉमन सोर्स ऑफ एक्सीडेंट्स इन एन इंडस्ट्री। तो जो फ्लोर फेलर है वो एक कॉमन सोर्स है इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। if floor is too much smooth it exposes workers to the risk of fall। तो अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा तो जो वर्कर्स हैं उनके ड्यूरिंग द वर्किंग कंडीशन आर अदर, तो उनके जो चांसेस हैं फॉल्स के वो ज़्यादा हैं। ओवर 20% ऑफ ऑल वर्कर्स एक्सीडेंट्स in such production facilities are due to the falls caused by the slippery nature of floor particularly when wet। तो जो 20% वर्कर एक्सीडेंट्स के होते हैं वो इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज में, तो वो गिरने के स्लिपरी नेचर की वजह से जब वो गिरते हैं तो इसी वजह से होते हैं। जबकि जब पानी वगैरह प्रोसेसिंग एरिया में मसला फर्श पे ज़्यादा होगा तो फिर गिरने के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी। नेक्स्ट है शॉक्स। शॉक्स क्या होते हैं? द फ्लोर हैज़ टू विथस्टैंड द अब्यूज टेक्निकली नोन एज शॉक। तो यानी कि ये डिफरेंट टाइप के जो हमने पढ़े हैं, मसलन जो इंसान चलता है वो भी शॉक क्रिएट करता है, जो ट्रक्स वगैरह फूड प्रोसेसिंग एरिया में आते हैं वो भी शॉक क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इसके अलावा गर्म पानी वगैरह उसे फर्श वगैरह को धोने के लिए या स्टीम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शॉक क्रिएट करती हैं। द फ्लोर हैज़ टू विथस्टैंड द अब्यूज। अब्यूज यानी बदसलूकी करना, यानी कि मसलन ये इतनी चीज़ों के यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये फर तो सफाई सुथराई वगैरह के लिए तो ये शॉक्स वगैरह क्रिएट करती हैं। टेक्निकली नॉन एज शॉक दैट द इक्विपमेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन एम्प्लॉइज वुड बी शॉक। तो जैसे कि इक्विपमेंट्स वगैरह की मूवमेंट से हो सकता है, जो प्रोसेसिंग एरिया है उसमें डिफरेंट जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है
एम्प्लॉयज की वजह से होते हैं। तो इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या ये चीज़ें होती हैं। नंबर वन है केमिकल शॉक्स, इट कम्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स और द प्रोसेसिंग। तो ये जो केमिकल शॉक है ये प्रोडक्ट्स की वजह से भी हो सकता है और प्रोसेसिंग की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो involves because the food processing involves adding or subtracting of chemical। तो जो फूड प्रोसेसिंग है वो बेसिकली यही होती है कि केमिकल्स ऐड कर लो या रिमूव कर लो। इसमें फॉर एग्जांपल फ्रूट पेस्टिस, विनेगर, ब्राइन एंड अदर एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन कैन कॉज फ्लोर प्रॉब्लम। तो जो डिफरेंट यानी ट्रिमिंग वगैरह करके या जो अनएडिबल पोर्शन होते हैं और इसके अलावा जो ख़राब होते हैं जैसे वो फूड पीसेस जो बच जाते हैं, इसके अलावा विनीगर वगैरह है ये भी एसिडिक इन नेचर होती है। तो इसके अलावा ब्राइन, नमक वगैरह और एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं ये सारे केमिकल शॉक क्रिएट करते हैं। सिमिलरली इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्रोसेसिंग एनिमल प्रोडक्ट्स में कॉज शॉक ऑफ द फ्लोर। तो इसके अलावा जो एनिमल की प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं तो उसमें जो प्रोसेसिंग स्किल्स वगैरह ये भी शॉक्स वगैरह क्रिएट करती हैं। क्लीनिंग एजेंट्स आर द कॉमन सोर्स ऑफ दिस शॉक। तो जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं लाइक डिटर्जेंट और सैनिटाइजर तो ये भी शॉक क्रिएट करते हैं क्योंकि डिफरेंट कंसंट्रेशन के एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन वगैरह है यूज कर रहे हैं फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस। बाय फार द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ केमिकल शॉक इज द क्लीनिंग एजेंट। Some floor materials have only medium term resistance to many acids used in processing are found naturally in drinks and foodstuffs। तो कुछ फ्लोर मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि मिड टर्म मीडियम सी रेजिस्टेंस रखते हैं अगेंस्ट एसिड्स जो कि यूज हो रहे हैं इन जो कि यानी कि नेचुरली प्रेजेंट है इन ड्रिंक्स और फूड एंड स्टफ्स। अदर्स हैव लो रेजिस्टेंस टू सोडियम hypochlorite or hydrogen peroxide, two common disinfectant that are employed for the sanitation। तो सैनिटेशन के लिए ये दो केमिकल्स यूज होते हैं, एक सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसे ब्लीच कहते हैं और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो ये सैनिटेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है क्लीनिंग इन प्लेस फ्लूइड्स, वाश डाउन सॉल्यूशंस एंड अदर क्लीनिंग केमिकल्स आर ऑल लायबल टू इरोड फ्लोर कवरिंग। तो जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल हैं या फ्लशिंग की वजह से जो फूड प्रोसेसिंग स्किल्स और जो केमिकल्स उनको मिलके एक नए कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये सारे जो फ्लूइड सॉल्यूशंस वगैरह हैं ये सारे शॉक्स क्रिएट करते हैं। Next, the situation has become worse with the advent of nitric acid based cleaning solution। तो ये नाइट्रिक एसिड बेस्ड सॉल्यूशन होता है ये यानी तेज होते हैं। दे आर रिप्लेसिंग फास्फोरिक एसिड फॉर एनवायरमेंटल रीजन बट व्हाइल सेफर इन वॉश वाटर दे आर हार्डर ऑन पेंटेड सर्फेसेस। तो जो फास्फोरिक एसिड है वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस तरह यानी कि डिफरेंट यानी कि जो एसिड्स वगैरह हैं या बेसिस वगैरह हैं वो यूज हो रही हैं फॉर द क्लीनिंग पर्पस। तो नेक्स्ट है थर्मल शॉक। इसमें जो नोट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं उसमें एक टेबल है सब्सटेंसेस अफेक्टेड फूड्स इन डिफरेंट फूड इंडस्ट्री। तो जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो डिफरेंट फूड इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये भी फ्लोर को अफेक्ट करती हैं, उनकी स्मूथनेस को, उनकी एज को ये अफेक्ट करती हैं। लाइक एनिमल सिस्टम में आ जाता है मिल्क, बटर, चीज, रा क्रीम, आइसक्रीम, सॉसेज, मीट, प्रोसेस फूड, फिश, पिकल्स। तो इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्लोर को अफेक्ट करते हैं वो लैक्टिक एसिड होता है, ब्यूटारिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, फैट, ग्रीस, ब्लड, साल्ट, शुगर। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि एनिमल्स सोर्स से हैं तो ये फ्लोर को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट सिस्टम में मायोनीज आ जाती है और जो ये भी इसमें डिफरेंट एडिबल ऑयल, विनीगर, ब्यूटारिक एसिड, अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड, शुगर वगैरह यूज होती है। इसके अलावा प्लांट सिस्टम में मसलन जो है मसलन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सीजनिंग वगैरह के लिए तो उसमें शुगर, सोडियम कार्बोनेट, हाइपोक्लोरिक एसिड, कास्टिक सोडा वगैरह इस तरह की यानी डिफरेंट चीज़ें यूज होती हैं जो कि क्रिएट करती हैं प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट है थर्मल शॉक। Thermal shock occurs when sudden heat makes the covering expand or shift at a different rate than that the concrete beneath। तो जो थर्मल शॉक है यानी कि अगर हम गर्म पानी वगैरह यूज करेंगे या स्टीम वगैरह यूज करेंगे तो जो जो हम सरफेस है जो फर्श की वो एक लिमिट रेजिस्टेंस रखती है कि वो इतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा तो फिर जो ब्रेकेज है वो हो जाएगी,
अटैच हो जाएगा फ्रॉम डिफरेंट एरिया से, जो सीमेंट वगैरह है या उसकी जो तय है टॉपिंग। क्लीनिंग आल्सो प्ले लार्ज पार्ट इन थर्मल शॉक। तो जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो भी थर्मल शॉक के लिए एड प्रोवाइड करता है। द यूज ऑफ स्टीम और हॉट वाटर टू वॉश डाउन फ्लोर्स। तो जो स्टीम वगैरह यूज करते हैं या गर्म पानी यूज करते हैं ताकि जो डिफरेंट प्रोसेसिंग स्किल्स वगैरह हैं या और डिफरेंट जो डस्ट डर्ट्स वगैरह हैं तो उनको रिमूव करने के लिए गर्म पानी या स्टीम वगैरह यूज की जाती है। Even laying a hot water hose on the floor can stress the covering that may be intensified in the refrigerated or frozen environments. तो जो प्रोसेसिंग स्पिल्स हैं तो ऑफ हॉट लिक्विड वाटर या फैट वगैरह, अगर गर्म फैट वगैरह गिर जाए या जो स्पिल्स वगैरह हैं जो प्रोसेसिंग एरिया से में होती हैं तो क्रिएट होती हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट्स करती हैं। सिमिलरली सर्टेन फ्लोर मटेरियल्स एंड जॉइंट्स डोंट स्टैंड अप विद हाई प्रेशर हॉट वाटर वॉश। तो जो डिफरेंट जॉइंट्स वगैरह जो फ्लोर मटेरियल्स के यानी कार्नर में कोनों में यानी फ्लोर और वाल और फ्लोर के साथ जो जंक्चर वगैरह होते हैं तो वो कुछ ऐसे होते हैं कि जो हाई प्रेशर हॉट वाटर वॉशिंग बर्दाश्त नहीं करते, नॉट रेजिस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल शॉक, द लास्ट वन द फिजिकल शॉक। इसमें फिजिकल शॉक रेंजेस फ्रॉम फूड स्टेप्स टू द गोजेस फ्रॉम हैंड ट्रक्स। तो जो हम ये फुट स्टेप्स यानी जो एम्प्लॉइज वगैरह चलते फिरते हैं या जो गोजेस हैंड ट्रक्स वगैरह डिफरेंट होती हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स। तो इनके जो ट्रक्स वगैरह के गोजेस होता है निशाना, तो उनके यानी जो वजन वगैरह होता है उनके निशाना से जो शॉक वगैरह प्रोड्यूस होती हैं उसे फिजिकल शॉक कहते हैं। The amount of a traffic a floor may bear is a crucial factor इन स्पेसिफाइंग ए टॉपिंग। तो जो टॉपिंग यानी जो ऊपर वाली तय होती है फ्लोर की, उसको अगर जहन में रखा जाए तो फिर सबसे क्रूशल फैक्टर वो यही होता है कि वो कितना वजन वगैरह बर्दाश्त कर लेता है, कितना बेरेबल यानी कि वो हैवी ट्रैफिक लोड को बर्दाश्त कर सके। इट कैन आल्सो रिजल्ट इन सैनिटेशन प्रॉब्लम। तो अगर फिजिकल शॉक्स वगैरह क्रिएट होंगे, डिटैचिंग वगैरह होगी या क्रैक्स वगैरह या सर्विसेज क्रीविसेस वगैरह प्रोड्यूस होंगी विद इन द सर्फेसिस ऑफ द रोड्स और द फ्लोर, तो ये एक सैनिटेशन प्रॉब्लम क्रिएट्स करेंगे क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ परफुलेट करेंगे और हाई ट्रैक्शन फ्लोर कैन बिकम पोरस एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बरो इनटू पोर्स क्रिएटिंग ए सैनिटेशन प्रॉब्लम। तो ये जो हाई ट्रैक्शन यानी जहाँ ज़्यादा लोड होगा तो वो ऐसे जो फ्लोर्स वगैरह होते हैं जहाँ वजन वगैरह ज़्यादा है, मसलन इक्विपमेंट ज़्यादा वजन ही पड़ा है या अदर लाइक फिजिकल केमिकल और दूसरे शॉक वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, तो जो उसकी एज लिमिट है वो कम होती जाएगी, वो टूट फूट का शिकार होगा। तो और जो जो पोर्स वगैरह बनेंगी वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली विल बी ग्रो देयर एंड डस्ट एंड डर्ट आल्सो अकोमोडेट देयर एंड कॉज सैनिटेशन प्रॉब्लम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग अटेंडेंस 65 एटलीस्ट होनी चाहिए फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट 65% होनी चाहिए। तो आप लोग कोशिश करें कि मोस्टली लोग प्रेजेंट हों लेक्चर फॉर अटेंडेंस पर्पस। टेक केयर, स्टे होम, सेफ लाइफ, हाफिज़।